नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के 32वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। यूँ कहें कि बिहार विद्युत विभाग के लिए जो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं वो सिलेबस का 32 नंबर का ये क्लास है, जिसमें हम मशीन कंट्रोल पैनल के सेकेंड क्लास को, है ना, मशीन कंट्रोल पैनल के सेकेंड क्लास को हम देखने वाले हैं। और इसमें टोटली जितने क्वेश्चन हैं वो पैनल पे आधारित ही क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो जैसा कि अब रोज़ाना शाम को 7 बजे हम क्लास आपके लिए लेते हैं, तो शाम के बज चुके हैं 7, और आइए आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके इस क्लास को आनंद के साथ देखिए, है ना। हर क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट लेवल का है और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको पता है कि हम सॉल्यूशन किस लेवल का देते हैं, ठीक है। तो दिल से दिल तक की क्लास में दोस्तों बिल्कुल दिल के साथ जुड़िएगा। और सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने BSPSCL में फॉर्म अप्लाई किया है या नहीं। अगर किया है तो बिल्कुल दोस्तों क्लास आपके लिए है, नहीं किया है तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं, है ना। क्लास को शुरू करें उससे पहले दिल का इमोजी हर रोज़ की तरह आज भी कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, है ना। देखिए क्लास हमारी शुरू हो चुकी है दोस्तों। इस टाइम पे अगर हम देखें तो इतनी सारी वैकेंसियां निकल के आ रही हैं, है ना। उन्हीं में से देखिए जो आपने फॉर्म भरा है, आज फॉर्म भरने का अंतिम डेट है ना, 19/7/2024 फॉर्म भरने का अंतिम डेट है। अब बिहार विद्युत विभाग का जो फॉर्म भरने की तारीख तय किया गया है, अब हमें नहीं लगता कि इस तारीख को एक्सटेंड करेंगे और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाएगा, है ना। तो अगर आप किसी भी प्रकार की कोई गलतियां करते हैं फॉर्म भरते टाइम, है ना, तो इन गलतियों के कारण आपका फॉर्म जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। इस पर हमने एक सेशन लिया है, सेशन को ज़रूर देखिएगा, है ना। कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं। MP पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों ऑफिशियल फिजिकल डेट जो है वो आ चुका है। कब फिजिकल होना है ना, कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इस पर भी हम वीडियो दे चुके हैं। सारे वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, है ना, उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद देखिए NPCIL में ITA और डिप्लोमा दोनों के लिए, ITA वालों के लिए स्टाइपेंडरी ट्रेनी सेकंड के नाम से वैकेंसी आती है, तो इसकी भी वैकेंसी आ चुकी है। फिर आपका GDS की वैकेंसी आई है, भारतीय ग्रामीण डाक सेवा, है ना, इसमें भी 44,228 पदों पर भर्ती आई है। फिर IOCL की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, है ना, रिफाइनरी और पाइपलाइन दोनों डिवीजन की। तो ये तमाम भर्तियाँ हैं, इस पर फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। और चलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ये जो क्लास चल रही है इस क्लास की PDF आपको वहीं पर मिलने वाली है। और हर प्रकार की अपडेट से आप रूबरू होना चाहते हैं, अपडेटेड अपने आप को रखना चाहते हैं, तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहिए। और फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप से भी आपको जुड़ना चाहिए, है ना। चलिए आज हमारा ये कंट्रोल पैनल का ये जो क्लास जो चल रही है ये 32 सीरीज नंबर है, और ये कंट्रोल पैनल का मशीन कंट्रोल पैनल का ये सेकेंड क्लास है, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत नियंत्रण पट्ट का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। इस कंट्रोल बोर्ड में कंट्रोल पैनल होना चाहिए। इस कंट्रोल पैनल का फंक्शन क्या होता है, वायरिंग को जोड़ना। तो कंट्रोल पैनल में वायरिंग को जोड़ने का भी होता है ना, सही बात है। स्विच गियर को चलाना, ऑपरेटिंग द स्विच गियर को भी हम इसी के माध्यम से चलाते हैं, कंट्रोलिंग पैनल के माध्यम से ही। प्रकाश को चालू करना यानी कि स्विचिंग ऑफ द लाइट भी चलती है इससे। यानी कि ये जैसे कि जो हमारा कंट्रोलिंग पैनल होता है, जहाँ से आउटपुट सेक्शन निकला होता है, वो आउटपुट सेक्शन हर जगह जाती है। उससे चाहे आप लाइट जलाइए, है ना, उससे चाहे मोटर चलाइए, उससे चाहे आप किसी वायरिंग को सप्लाई दीजिए, तमाम प्रकार के काम होते हैं, वही हमारा होता है कंट्रोलिंग पैनल, है ना। यानी कि फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन D। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के मुख्य घटक कौन सा होता है, बताइए, आंसर बताइएगा। इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल के मुख्य घटक कौन सा होता है, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, बैटरी और लाइट। क्या हो जाएगा आपका, बैटरी सही, सर्किट ब्रेकर सही आंसर होगा। सर्किट ब्रेकर, अगर एक कंट्रोल पैनल की जब भी हम बात करते हैं ना, तो वहाँ पर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बन जाता है। बिना सर्किट ब्रेकर का कोई कंट्रोलिंग पैनल
हो ही नहीं सकता है ना। चाहे सर्किट ब्रेकर वो MCCB ही क्यों ना हो, ट्रांसफार्मर नहीं हो सकता, बैटरी नहीं हो सकती, लाइट नहीं हो सकती, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर। अगर मैं आपको बोलूँ सर्किट ब्रेकर कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखिए एक होता है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर, और तीसरा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, है ना, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो मोस्टली जो होते हैं वो इतने ही टाइप्स के होते हैं। टोटल मिला करके 4 प्रकार के ही सर्किट ब्रेकर हैं, बड़े साइज के तौर पर, है ना, जो सब स्टेशन में लगे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में लगे होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल में अर्थिंग का क्या महत्व है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा सवाल है, आंसर क्या होगा, सेफ्टी के लिए, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हमारे पास अगर 4 अर्थिंग है, टोटल 4 अर्थिंग है, तो उसको आप किस क्रम में जोड़ेंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए, है ना, तुरंत बताइए। अगर आपके पास 1 से अधिक अर्थिंग है तो उसको आप किस क्रम में जोड़ेंगे, है ना, ताकि अर्थिंग का टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाए। अगला है रिले का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइएगा। तापमान को मापने के लिए, क्या आप तापमान माप सकते हैं, कभी नहीं। इसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं वो भी आप बताना है आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट को नियंत्रण करने के लिए, बिल्कुल इलेक्ट्रिक सर्किट को जब भी आपको नियंत्रित करना है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट को नियंत्रित करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो जो आपकी रिले होती है ना, ये AC और DC दोनों अलग होती है। AC सप्लाई से चलने वाली रिले को आप DC सप्लाई नहीं दे सकते, उसकी कॉइल ख़राब हो जाएगी, और DC से चलने वाली को AC से आप चला देंगे, लेकिन वो चला सकते हैं, लेकिन वो हीट हो जाएगी, लेकिन उतना अच्छे से वो परफॉर्मेंस नहीं करेगी, है ना। उसका फंक्शन DC के लिए बना है, AC सप्लाई देंगे तो उतने अच्छे तरीके से वो काम नहीं करेगी। रिले का एक्चुअल में काम अगर देखा जाए मेरे भाई, तो इसका काम होता है कि किसी भी प्रकार का फॉल्ट अगर आता है सर्किट में, तो उस फॉल्ट को ये क्या करती है, उस फॉल्ट को डिडक्ट करती है, यानी कि उस फॉल्ट को एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेंस करती है, और सेंस करके सर्किट ब्रेकर तक एक कमांड भेजती है, और सर्किट ब्रेकर सर्किट को सेफ्टी देने के लिए वो क्या करता है, सर्किट को स्विच ऑफ कर देता है ना, सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो ये काम होता है, यानी कि सर्किट ब्रेकर और रिले आपस में क्या है, कनेक्टेड है ना, ये काम होता है रिले का। अब आ जाइए AC DC में अंतर बताइए, क्या AC DC में अंतर है ना। आपने ITI में खूब पढ़ा होगा कि DC लगातार है, DC धारा क्या है, लगातार है। लगातार का मतलब क्या है, अगर इसको मैं टाइम मान लूँ, इसको मैं क्या मानूँ, टाइम मानूँ, और इसको मैं मानूँ वेव, इसको मैं क्या मान लूँ, वेव, तो आप देखिए टाइम के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल कंसिस्टेंस है ना। ये देखिए टाइम में बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई घटाव बढ़ाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल फिक्स है। और यहीं पर DC के जगह पे AC को देखें तो आप देखिए AC को बिल्कुल, है ना, अगर यहाँ पर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, 7 लिख दिया जाए, तो हर सेकेंड में देखिए आप इसकी वेव फॉर्म जो है वो अलग अलग है ना, इसकी अलग अलग है। तो ये हो गई आपकी AC के लिए, और ये हो गई DC के लिए। तो DC लगातार है और AC जो है ये बदलती है ना, AC है जो बदलती है। लेकिन हाई वोल्टेज कौन सा होता है, हाई वोल्टेज AC में होती है, DC में लो वोल्टेज होती है। एक और बात, अगर पावर जनरेशन की बात करी जाए तो पावर जनरेशन भी AC में ज़्यादा होता है, DC में कम होता है ना, ये भी बात याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ झटका कौन ज़्यादा देता है, तो झटका देखिए आपको AC देगा, और ख़तरनाक कौन सा होता है, वो DC होता है। तो सारी बातें याद रखना, है ना, सारी बातें याद रखना। आप एक इलेक्ट्रीशियन, एक टेक्नीशियन बनने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में ट्रिप होने का क्या कारण हो सकता है, क्यों सर्किट ब्रेकर ट्रिप होते हैं, उसका रीज़न बताइए, है ना। सर्किट ब्रेकर के ट्रिप होने का कारण बताइए। वोल्टेज वृद्धि, अगर वोल्टेज लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो आपके सर्किट के लिए खतरा है ना। अब सर्किट ब्रेकर उस खतरे से निजात दिलाएगा, तो वोल्टेज वृद्धि जब भी होगा तो क्या करेगी, ये ट्रिप हो जाएगी। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में भी क्या होगा, मैक्सिमम करंट चलेगा, और ओवरलोड की कंडीशन में भी मैक्सिमम। ओवरलोड की कंडीशन में क्या होता है
कि सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड ज़्यादा होने लगती है, जिससे मैक्सिमम करंट आने लगता है, और शॉर्ट सर्किट के केस में भी करंट अनंत हो जाती है जब रेजिस्टेंस जीरो होता है और वोल्टेज जीरो होता है। तो दोनों के केस में मैक्सिमम करंट चलता है और वोल्टेज वृद्धि, यानी कि रीजन तीनों का तीनों है ना। जाने दीजिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ सही आंसर को। उपरोक्त सभी वाला यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे बढ़े। देखिए पैनल में टर्मिनल ब्लॉक का क्या कार्य होता है। एक मैं छोटा सा टर्मिनल भी लेकर के आया हूँ, हालांकि ये उस टाइप का टर्मिनल नहीं है जिस हिसाब से पूछ रहा है ये क्वेश्चन। टर्मिनल ब्लॉक का मतलब हो गया कि बड़े साइज का पावर टर्मिनल हो गया, है ना। ये तो छोटे कंट्रोलिंग टर्मिनल है, बट कोई ना, इसी से हम समझ लेंगे। तारों को जोड़ना, आंसर क्या हो जाएगा, वायर को कनेक्ट करना। आप देख रहे हैं कैसे वायर इस टर्मिनल ब्लॉक से कनेक्ट है। तो टर्मिनल बॉक्स का कार्य क्या हो गया। मैं इस फिगर को क्यों लेकर के आया हूँ, मैं अगर हवा में बात करता तो हो सकता है शायद कुछ लोगों को समझ में आता, कुछ को ना भी आता, है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ हर किसी को समझ में आए, इसलिए ये चित्र को देख करके आप समझ जाइए। अब आपके मन में, आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगी कि भाई टर्मिनल बॉक्स होता क्या है और कैसा दिखता है, ठीक है ना। ये होते हैं टर्मिनल बॉक्स। अगला, इलेक्ट्रिक पैनल में किस प्रकार के वायर तार का उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रख लेना आप, मल्टी स्ट्रैंड केबल, है ना। क्या होगा, मल्टी स्ट्रैंड केबल इस करेक्ट आंसर। मल्टी यानी कि एक से अधिक प्रकार के तारों का इस्तेमाल किया जाता है ना। एक से अधिक प्रकार के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात यह भी है, देखिए कि जब पैनल की रिक्वायरमेंट होती है, जब पैनल बनाया जाता है, पैनल में वायरिंग करी जाती है ना, तो जो पैनल को बनवा रहा है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसको 10 पैनल चाहिए, 11 kV के 10 पैनल चाहिए। अब किसी एक ऐसे फैक्ट्री से वो पैनल लेना चाहते हैं जहाँ पर पैनल मैन्युफैक्चर होता है, तो वो खुद बताएगा कि हमें इतना लोड चलाना है और हमारे पैनल में ये वायर होना चाहिए। वायर की क्वालिटी वो खुद बताएगा, है ना। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग वायर वो आपका पैनल डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है ना। स्टार्टिंग स्पीड को कम करने के लिए, स्पीड से कोई लेना देना नहीं, टॉर्क से कोई लेना देना नहीं, स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जो करंट होता है वो फुल लोड करंट का 5 से 7 गुना करंट लेता है ना। यानी कि अगर एक हाई पावर हाई एचपी की मोटर है जो 100 एम्पियर करंट लेती है फुल लोड में, तो अगर स्टार्टर हम नहीं लगाएंगे तो 100 एम्पियर का 7 गुना 700 एम्पियर करंट लेने लगेगा, और आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना कम होता है मेरे भाई कि वो इस 700 एम्पियर करंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, यानी कि झेल नहीं पाएगी। तो आर्मेचर में जो वायर होगा वो पूरी तरह से जल जाएगी, जिसको हम कहते हैं कि मोटर ही जल जाएगी, है ना। लीजिए नेक्स्ट है कि स्विच गियर में UI क्या प्रदर्शित करता है। UI है ना, U और I। आप देखिएगा स्विच गियर जितने भी होते हैं, जो उसके बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स में UI लिखा होता है। इसका मतलब होता है यूजर इंटरफेरेंस, यूजर इंटरफेस। ये यूजर इंटरफेस क्या है, एक प्रकार का फंक्शन होता है। ये फंक्शन के बारे में जानकारी देता है ना। जो रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज इसका सही आंसर होगा। मतलब ये यूजर इंटरफेस जो है ये फंक्शन नहीं है, ये रेटेड इंसुलेशन वोल्टेज के बारे में बताता है कि जो एक इंसुलेशन है उस इंसुलेशन का रेटेड वोल्टेज कितना है ना। मान लीजिए कोई बैके लाइट है, उस बैके लाइट का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कुछ भी आप मान लीजिए है ना, वो उसका रेटेड है, उतना फिक्स है। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर उसको मिलेगा तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसमें से भी करंट फ्लो होने लगेगा, है ना। लेकिन करंट फ्लो होने से पहले ही एक और कंडीशन आएगी कि वो पूरी तरह से पिघल जाएगी, इतना टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डोर वायरिंग के अनुसार अगर 4 स्क्वायर mm वायर के लिए फेरल ट्यूब अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कितने का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर 5, और मुझे लगता है यहाँ पर 5.2 का ऑप्शन रहेगा तो भी सही माना जाएगा। 5.2 mm का अगर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा तो भी सही माना जाएगा, है ना। ये आपका सही आंसर होगा। फेरल ट्यूब क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं ना, ये देखिए ये है, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जिसपे कुछ नंबर्स लिखा हुआ है, यही है फेरल ट्यूब। इसको इसके ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम वायर की पहचान कर सकें, वायर के कलर कोडिंग की पहचान नहीं कर सकें, कौन सी वायर किस टर्मिनल पर, कौन सी वायर इनकमिंग के लिए है, कौन सी वायर आउटगोइंग के लिए है, कौन सी वायर कहाँ पर कनेक्ट होना है ना, इस चीज़ की पहचान करता है ये।
ठीक है। अगला ये चलिए, पैनल वायरिंग के अनुसार 5 kVAr के कैपेसिटर के लिए केबल का क्या साइज होना चाहिए? तो क्या साइज होना चाहिए इसके लिए? तो देखिए आपका 2.5 mm की वायर चल जाएगी। कितने की? 2.5 mm की। लेकिन ये कंट्रोल सर्किट के लिए, किसके लिए? कंट्रोल सर्किट है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंट्रोल सर्किट के लिए। अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि कंट्रोल की पावर, तो हम कंट्रोल ही मानते हैं। 5 kVAr का कोई कैपेसिटर है तो 2.5 mm का वायर से वो लोड चला लेगा, मतलब कि लोड चल जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बात पावर सर्किट की आएगी, किसकी? पावर सर्किट की आएगी, तो पावर सर्किट में जो वायर होता है वो वायर की जो साइज होती है वो 4 mm से स्टार्ट होती है। 4 mm की वायर को हम पावर वायर भी कहते हैं। और पावर सर्किट में 4 mm से वायर स्टार्ट होता है, तो हम 4 की ही डालेंगे, हम 2.5 की नहीं डाल सकते। लेकिन जहाँ तक बात लोड की है तो 2.5 mm का भी वायर लोड ले लेगी, है ना। आंसर क्या है? हमारे पास 4 का ऑप्शन भी नहीं है, 2.5 का ऑप्शन है, तो 2.5 की तरफ ही चलेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 3 फेज स्टार डेल्टा स्टार्टर में ऑफ पुश बटन किस प्रकार से जोड़ा जाता है ना। कंट्रोल सर्किट के सीरीज में, पैरेलल में, 9 वोल्ट के यानी कि एनवीसी के पैरेलल में, या ओवरलोड के सीरीज में। तो आप देखिएगा ये OLR है, NC पुश बटन, NO पुश बटन, है ना। ये कंट्रोल सर्किट के सीरीज में या कंट्रोल सर्किट के पैरेलल में, ये एनवीसी के सीरीज में होता है ना। ये डायग्राम पता नहीं कैसा है, एनवीसी के सीरीज क्रम में होता है। ये देखिए ये क्या बोल रहा है? कंट्रोल सर्किट के सीरीज में नहीं, ये एनवीसी के सीरीज में होता है। तो मैं कंट्रोल सर्किट के सीरीज के तरफ ही जाऊंगा, नहीं मैं OLR के तरफ नहीं जाऊंगा, मैं OLR के तरफ नहीं जाऊंगा। OLR के सीरीज क्रम में ही आपका एनवीसी लगा होता है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। एनवीसी OLR के सीरीज क्रम में लगी होती है, ठीक है। VFD में फेज लॉस प्रोटेक्शन क्या होता है? मुझे लगता है कि जितना क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ सब क्वेश्चन आपके लिए न्यू लग रहा है ना। VFD का पूरा नाम सबसे पहले लिखिएगा, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, है ना। फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका नाम क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD का पूरा नाम ये होता है। फेज लॉस प्रोटेक्शन क्या होता है कि फेज हानि के कारण मोटर को क्षति से बचाने के लिए यही होता है फेज लॉस प्रोटेक्शन का मतलब। फेज लॉस प्रोटेक्शन क्या है इसको समझिए कि आउटपुट में जो फेज होता है वो फेज अगर गायब हो गया, फेज अगर डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसको हम कहते हैं फेज लॉस प्रोटेक्शन। नोट करिएगा। या फिर दूसरा रीजन और भी हो सकता है कि जैसे आउटपुट में जो फेज चल रही है उस फेज में जो करंट चल रहा है, अगर करंट रेटेड करंट का 5 से 10 गुना % डाउन हो जाए। अगर मान लीजिए कि 100 एम्पियर करंट चल रही है ना, 100 एम्पियर करंट चल रही है, तो 100 एम्पियर करंट का 10% कितना हो जाएगा आपका? 10 एम्पियर। अगर 100 एम्पियर रेटेड करंट है उस फेज में, है ना, अगर 10% करंट कम हो जाए यानी कि टोटल कितना बचे? 90%, है ना, टोटल 90%। तो 10% से 5 से लेकर के 10% अगर करंट कम हो जाता है रेटेड करंट का, तो फिर फेज विफलता उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? फेज विफल हो गया, है ना। तो फेज लॉस इसी कारण से पैदा होता है। और दूसरा प्रकार मतलब कि दूसरा कारण होता है कि आपका लूज कनेक्शन होगा अगर, तो भी फेज विफल हो सकता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि VFD एक अलार्म बजाती है और अलार्म बजा करके सर्किट ब्रेकर उसको क्या कर देता है? सप्लाई जाने से आगे सप्लाई भेजता नहीं, सर्किट को ब्रेक कर देता है ना। ये होता है फेज लॉस प्रोटेक्शन, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फेज लॉस प्रोटेक्शन एक्चुअल में होता क्या है ना। आज के टाइम पे तो VFD, डबल VFD, ट्रिपल VFD आ गया है। और VFD से हम क्या करते हैं दोस्तों? पावर सेविंग भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना, है ना। ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है? तो ये रजिस्टर पर ही लागू होता है, ये ट्रांसफार्मर पर नहीं होता है, जेनर डायोड पर, रेक्टिफायर पर नहीं हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये काम नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, अगर करंट और वोल्टेज का आप ग्राफ देखेंगे ना, तो करंट और जैसे कि किसी भी
आपका जेनर डायोड हो गया। अगर जेनर डायोड को आप सप्लाई देंगे ना तो इंस्टेंटली आपको करंट का हो या वोल्टेज का हो, उसका तुरंत ग्राफ नहीं चलता है ना, यानी कि तुरंत वो ऑन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसी के कारण ये ओम का नियम इन पर लागू नहीं होता है, रजिस्टर पर लागू होता है। और ओम का नियम देखिए 3 प्रकार के होते हैं, V बराबर IR, है ना, ये तो हो गया आपका पहला। दूसरा I बराबर VG, I बराबर VG, ये दूसरा। फिर होता है J बराबर EG, ये होता है तीसरा। तो ये 3 नियम है, दोनों याद रखिएगा। ये तीनों नियम कहाँ पर लागू होते हैं? ओम्स लॉ पर, है ना। ओम के नियम, ये तीनों ओम के नियम ही है। और ये देखिए AC और DC दोनों परिपथों में काम आता है ओम का नियम, दोनों परिपथ में ये काम आती है। और इसके अलावा हाई वोल्टेज परिपथ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध परिपथ में, है ना। तो ये कितने जगह काम आ गया आपका? इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध परिपथ में, AC DC परिपथ में, हाई वोल्टेज परिपथ में, है ना। तो हर जगह पर ओम का नियम काम नहीं आता, पर्टिकुलर जहाँ जहाँ काम आता है मैंने आपको बता दिया कि ओम के नियम कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं। 30 HP का अगर ड्यूल स्टार्टर है तो कितने साइज का आप वायर उस पर डालेंगे? तो दोस्तों 16 mm का वायर डालेंगे आप। कितने mm का? 16 mm का वायर डालेंगे, है ना। अगला, क्रिपिंग से क्या होता है? क्रिम्पिंग का मतलब हो गया किसी चीज को क्रिम्प करना, पंच करना, यानी कि दबाना। जैसे कि थिम्बल को अगर दबाना है तो क्रिम्पिंग का यूज करेंगे। तो इसका काम हो गया कि आप साफ सुथरा तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, यही इसका मतलब होता है। क्रिम्पिंग का अर्थ ही यही होता है। FRLS का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होता है फायर रेजिस्टेंस लो स्मोक। इसका अर्थ आपको बताता हूँ। फायर का मतलब आग होता है, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध होता है, लो स्मोक। कई बार क्या होता है कि वायरिंग ओवरलोड के कारण या शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग जाती है। जब आग लगती है ना तो हम चाहते हैं कि हमारा वायर या सर्किट ऐसा हो कि आग लगे तो उसमें से स्मोक ना निकले, स्मोक निकले तो बहुत कम, यानी कि धुआं बहुत कम निकले, लो स्मोक। तो इस प्रकार का वायर इस्तेमाल किया जाता है। और फायर रेजिस्टेंस यानी कि लौ ना निकले उसमें से, है ना। तो ये सारे गुण होने चाहिए, ऐसा वायर हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम होता है FRLS, है ना, जिसका नाम क्या होता है? FRLS, ठीक है। बहुत महंगी वायर आती है, बहुत महंगी वायर, 100 मीटर की तकरीबन 4-5 हज़ार की वायर आती है ना। फ्यूज किस प्रकार के एसेसरीज के अंतर्गत आता है? तो ये पावर के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। सेफ्टी की तरफ मत जाइएगा। अगर ऑप्शन में पावर है तो आप सेफ्टी को करेंगे तो गलत हो जाएंगे। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ऑप्शन में पावर है तो आप सेफ्टी की तरफ जाएंगे तो गलत हो जाएंगे। अगर ओनली सेफ्टी का ऑप्शन है तो फिर आप सेफ्टी को करेंगे, है ना, सही आंसर होगा। स्विच गियर में क्लोजिंग कॉइल का क्या काम होता है? जो एयर सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको ऑन ऑफ करना ही क्या होता है? इनका मेन मकसद होता है ना। चलिए, एक ही झटके में दोस्तों सारे आंसर दी एंड हो चुके हैं, सारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अब बारी किसकी है? अब बारी है आपका जो इसका PDF है ना, उस PDF की बारी है। आपको PDF कहाँ मिलने वाला है? यहाँ पर। इसको ज्वाइन करिएगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है। वहाँ पर आपको चाहे रेलवे वैकेंसी की नोटिस हो, चाहे वो उसका रेलवे वैकेंसी से रिगार्डिंग कोई सा भी अपडेट हो, बिजली विभाग की तरफ से किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है, यानी कि तमाम भर्तियों का जो अड्डा है वो हमारा क्या है? वो अड्डा टेलीग्राम चैनल है ना। हर प्रकार की न्यूज़, नोटिफिकेशन, अपडेट, ऑर्डर जो भी होते हैं, पेपर की कटिंग्स, सब कुछ हम यहाँ पर डालते हैं। और उसी प्रकार से एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करिएगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों। इसी प्रकार से आपको अपने इस संघर्ष की दुनिया में लौट कर वापस आना है ना, शाम को 7 बजे। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को मजबूत बनाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। थैंक यू।